एक ऐसा इंसान जिसके पास कभी अपनी कंपनी चलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, जिसे कई बार असफलता मिली, जिसके शुरुआती बिजनेस पर ताला लग गया। और एक समय ऐसा भी आया जब उसके पास अपना घर चलाने तक के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। लेकिन उसी इंसान ने आगे चलकर ऐसी दुनिया बनाई जिसमें बच्चे ही नहीं, बड़े भी अपने बचपन को दोबारा महसूस करने लगे। उसका नाम था वॉल्ट डिज्नी। आज दुनिया डिज्नी को सिर्फ एक एंटरटेनमेंट कंपनी के रूप में नहीं जानती। मिकी माउस, स्नो वाइट, सिंडरेला, डिज्नीलैंड और बाद में बनने वाला एक ऐसा एंटरटेनमेंट एम्पायर जिसने फिल्मों, टेलीविजन, थीम पार्क्स और पॉपुलर कल्चर को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन वॉल्ट डिज्नी की कहानी सफलता की कहानी से ज्यादा असफलता के खिलाफ एक इंसान की जिद की कहानी है। एक ऐसा आदमी जिसने बार बार सुना, तुम नहीं कर सकते, और हर बार उसने जवाब दिया। देखते हैं। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने बचपन में चित्र बनाए, एक ऐसे युवा की जिसने एनिमेशन में भविष्य देखा, और एक ऐसे विजनरी की जिसने सपने को बिजनेस में बदल दिया। यह कहानी है वॉल्ट डिज्नी की। 5 दिसंबर 1901, शिकागो, इलिनॉइस। यहीं वॉल्टर एलियास डिज्नी का जन्म हुआ। उनका परिवार बहुत अमीर नहीं था। उनके पिता एलियास डिज्नी कंस्ट्रक्शन और कारपेंटरी जैसे काम करते थे। परिवार को कई बार जगह बदलनी पड़ी। आखिरकार डिज्नी परिवार मिसूरी के मार्सलाइन नाम के छोटे से शहर में रहने लगा, और यही जगह वॉल्ट के बचपन पर गहरा प्रभाव डालने वाली थी। मार्सलाइन की खुली जमीन, पेड़, खेत, रेल की पटरियां, घोड़े और छोटे शहर की जिंदगी। वॉल्ट को ड्राइंग का शौक बचपन से था। वह आसपास की चीजों को देखकर उन्हें कागज पर उतारने की कोशिश करते। लेकिन उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि यह शौक एक दिन करोड़ों लोगों के मनोरंजन का आधार बनेगा। वॉल्ट का बचपन आसान नहीं था। परिवार आर्थिक दबाव में रहता था। वॉल्ट को छोटी उम्र में ही काम करना पड़ा। उन्होंने न्यूज़पेपर डिलीवरी जैसे काम किए। सुबह जल्दी उठना, ठंड में बाहर निकलना और घंटों काम करना। यह अनुभव उनके लिए सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं था। इसने उन्हें एक महत्वपूर्ण चीज सिखाई, काम से भागना नहीं। वॉल्ट को ड्राइंग पसंद थी, लेकिन उनके पिता हमेशा इस शौक को करियर के रूप में नहीं देखते थे। उस दौर में कार्टून बनाना कोई सुरक्षित प्रोफेशन नहीं था। लेकिन वॉल्ट के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्हें लगता था, अगर तस्वीरों को इस तरह बनाया जाए कि वे चलती हुई दिखाई दें, तो शायद लोग एक पूरी नई तरह की कहानी देख सकते हैं। आज यह विचार सामान्य लगता है, लेकिन 1910 और 1920 के दशक में यह रेवोल्यूशनरी था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वॉल्ट भी किसी तरह इस बड़े ऐतिहासिक दौर का हिस्सा बनना चाहते थे। उनकी उम्र कम थी, लेकिन उन्होंने रेड क्रॉस के साथ एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में काम किया। युद्ध के बाद वॉल्ट वापस अमेरिका आए, और अब उनके सामने एक सवाल था, अब क्या? उन्होंने कमर्शियल आर्ट और एनिमेशन की दुनिया में कदम रखने की कोशिश की। कैनजास सिटी में उन्हें एनिमेशन से जुड़ा काम मिला। यहीं उन्होंने एनिमेशन की तकनीक को करीब से समझना शुरू किया। लेकिन वॉल्ट सिर्फ नौकरी करना नहीं चाहते थे, वह अपना कुछ बनाना चाहते थे। 1920 के दशक की शुरुआत में उन्होंने अपना एनिमेशन बिजनेस शुरू करने की कोशिश की। कंपनी का नाम था लाफोग्राम फिल्म्स। शुरुआत में सब कुछ उम्मीद भरा लग रहा था। छोटी छोटी एनिमेटेड फिल्म्स बनाई जा रही थीं, क्लाइंट्स मिल रहे थे, काम हो रहा था। लेकिन बिजनेस के सामने सबसे बड़ी समस्या थी पैसा। कंपनी फाइनेंशियल ट्रबल में चली गई। आखिरकार लाफोग्राम बंद हो गई। वॉल्ट के पास लगभग कुछ भी नहीं बचा। उनका सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन शायद यही वह समय था जब वॉल्ट डिज्नी और बाकी लोगों के बीच असली अंतर पैदा हुआ। कई लोग इस स्थिति में अपना सपना छोड़ देते। वॉल्ट ने नहीं छोड़ा। उन्होंने एक सूटकेस उठाया और कैलिफोर्निया जाने का फैसला किया। उनके पास बहुत कम पैसा था, लेकिन उनके पास एक चीज थी, एक आइडिया। वॉल्ट डिज्नी कैलिफोर्निया पहुंचे।
उनके भाई रॉय डिज्नी पहले से वहां थे। दोनों भाइयों ने मिलकर एक छोटा एनिमेशन स्टूडियो शुरू किया। नाम था डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो। बाद में यही कंपनी वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो और फिर द वॉल्ट डिज्नी कंपनी के रूप में दुनिया की सबसे प्रसिद्ध एंटरटेनमेंट कंपनीज में से एक बनी। लेकिन शुरुआत में यह बिल्कुल ग्लैमरस नहीं थी। न कोई विशाल स्टूडियो, न हजारों एम्प्लॉइज, न अरबों डॉलर। बस दो भाई, कुछ आर्टिस्ट्स और एक सपना। वॉल्ट लगातार नए आइडियाज पर काम कर रहे थे, लेकिन एनिमेशन बिजनेस में कंपटीशन बहुत था। उन्हें ऐसा कैरेक्टर चाहिए था जो लोगों को याद रह जाए। और फिर एक कैरेक्टर आया, ऑज़वाल्ड द लकी रैबिट। ऑज़वाल्ड लोकप्रिय होने लगा, लेकिन यहीं वॉल्ट को बिजनेस की एक बेहद महत्वपूर्ण सीख मिली। कैरेक्टर के राइट्स पर उनका पूरा कंट्रोल नहीं था और इवेंचुअली उन्होंने ऑज़वाल्ड को खो दिया। यह एक बड़ा झटका था, लेकिन इस नुकसान ने वॉल्ट के अंदर एक नया विचार पैदा किया। अगली बार ऐसा कैरेक्टर बनाना है जिसके राइट्स और फ्यूचर पर कंट्रोल उनका अपना हो। और फिर एक माउस सामने आया। वॉल्ट डिज्नी और उनकी टीम एक नए एनिमेटेड कैरेक्टर पर काम कर रही थी। एक छोटा माउस, बड़े कान, साधारण सा चेहरा, लेकिन पर्सनालिटी ऐसी जिससे दर्शक जुड़ सकें। उसका नाम पड़ा मिकी माउस। लेकिन मिकी की शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। वॉल्ट ने एक एनिमेटेड फिल्म बनाई, स्टीमबोट विली। यह फिल्म इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसमें सिंक्रोनाइज्ड साउंड का प्रभावी इस्तेमाल किया गया था। जब मिकी स्क्रीन पर आया तो दर्शकों ने उसे सिर्फ एक कार्टून कैरेक्टर की तरह नहीं देखा, उन्होंने उसे एक पर्सनालिटी के रूप में देखा। मिकी माउस तेजी से लोकप्रिय होने लगा और वॉल्ट को समझ आ गया कि उन्होंने कुछ खास बनाया है। लेकिन वॉल्ट का लक्ष्य सिर्फ एक सक्सेसफुल कार्टून बनाना नहीं था। वह एनिमेशन को एक सीरियस स्टोरी टेलिंग मीडियम बनाना चाहते थे। उस समय बहुत से लोग एनिमेटेड कार्टून्स को सिर्फ छोटे मनोरंजन के रूप में देखते थे। वॉल्ट का विचार अलग था। वह सोचते थे, अगर कार्टून में इमोशन, म्यूजिक, स्टोरी और कैरेक्टर डेवलपमेंट को मिलाया जाए तो एनिमेशन भी फीचर फिल्म की तरह पावरफुल हो सकता है। और अब वॉल्ट डिज्नी एक ऐसा रिस्क लेने जा रहे थे जिसे उनके आसपास के बहुत से लोग पागलपन मानते थे। 1930 के दशक में वॉल्ट डिज्नी ने एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट शुरू किया, एक पूरी लंबाई की एनिमेटेड फीचर फिल्म। नाम था स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स। लेकिन समस्या यह थी कि फीचर लेंथ एनिमेशन पहले से प्रूवन बिजनेस नहीं था। फिल्म बनाने में बहुत पैसा लग रहा था, समय लग रहा था, और वॉल्ट लगातार क्वालिटी को बेहतर करने पर जोर दे रहे थे। कई लोगों को डर था कि यह प्रोजेक्ट डिज्नी को फाइनेंशियली बर्बाद कर देगा। इसे कभी कभी डिज्नी की सबसे बड़ी फाइनेंशियल गैम्बल के रूप में याद किया जाता है। लेकिन वॉल्ट पीछे नहीं हटे। उन्होंने एनिमेशन को सिर्फ मूविंग ड्राइंग्स नहीं माना। उन्होंने आर्टिस्ट से कहा कि कैरेक्टर्स को पर्सनालिटी दो, उनकी इमोशंस दिखाओ, उनके चेहरे पर डर, खुशी, दुख, हंसी, सब कुछ दिखाई देना चाहिए। यह सिर्फ एक कार्टून नहीं था, यह एक फिल्म थी। और जब स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स 1937 में रिलीज हुई तो परिणाम ने दुनिया को चौंका दिया। फिल्म जबरदस्त कमर्शियल और कल्चरल सक्सेस बनी। डिज्नी को सिर्फ पैसा नहीं मिला, उन्हें क्रेडिबिलिटी मिली। अब दुनिया समझ चुकी थी कि एनिमेशन भी बड़े पर्दे पर बड़ी कहानी सुना सकता है। लेकिन सफलता के साथ वॉल्ट की एम्बिशन भी बढ़ती गई। बाहर से देखने पर वॉल्ट डिज्नी की जिंदगी सक्सेस स्टोरी लग रही थी, लेकिन अंदर की तस्वीर कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। डिज्नी स्टूडियो बढ़ रहा था, आर्टिस्ट्स की संख्या बढ़ रही थी, नई फिल्म्स बन रही थीं। लेकिन वॉल्ट परफेक्शनिस्ट थे। वह हर छोटी डिटेल पर ध्यान देते थे, कभी कैरेक्टर की मूवमेंट, कभी म्यूजिक, कभी बैकग्राउंड, कभी कहानी। उनकी यही ऑब्सेशन डिज्नी की क्वालिटी का हिस्सा बनी। लेकिन इससे प्रेशर भी बढ़ा। 1940 के दशक की शुरुआत में डिज्नी स्टूडियो को फाइनेंशियल और लेबर रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ा। एक मेजर आर्टिस्ट्स स्ट्राइक भी हुई।
वॉल्ट और उनके एम्प्लॉयज के बीच संबंधों में तनाव पैदा हुआ। इस दौर ने वॉल्ट को व्यक्तिगत रूप से भी प्रभावित किया, लेकिन उन्होंने काम जारी रखा। अब उनकी नज़र सिर्फ कार्टून्स पर नहीं थी। वह ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे जहां लोग कहानी को सिर्फ स्क्रीन पर न देखें, बल्कि उसके अंदर प्रवेश कर सकें। और यहीं से जन्म हुआ एक ऐसे विचार का जो आगे चलकर डिज्नी एम्पायर का दूसरा बड़ा पिलर बनने वाला था। एक ऐसा स्थान जहां बच्चे अपने फेवरेट कैरेक्टर्स को देख सकें, जहां फेरी टेल कैसल हो, जहां ट्रेन्स हों, राइड्स हों और अलग अलग वर्ल्ड्स एक ही जगह मौजूद हों। वॉल्ट डिज्नी के मन में यही सपना था। उन्होंने एक थीम पार्क की कल्पना की, लेकिन यह कोई साधारण अम्यूजमेंट पार्क नहीं होना था। वॉल्ट चाहते थे कि विजिटर्स को ऐसा लगे जैसे वे कहानी के अंदर आ गए हैं। बहुत लोगों को यह आइडिया रिस्की लगा। इतने बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाना आसान नहीं था, लेकिन वॉल्ट ने फिर वही किया जो वह हमेशा करते आए थे। उन्होंने रिस्क लिया और 1955 में कैलिफोर्निया में डिज्नीलैंड खुला। शुरुआती दिनों में बहुत सी ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स आईं। भीड़, गर्मी, राइड्स की समस्याएं और मैनेजमेंट चैलेंजेस। लेकिन डिज्नीलैंड ने एक नई कैटेगरी को जन्म दिया। अब एंटरटेनमेंट सिर्फ मूवी थिएटर तक सीमित नहीं था। आप खुद कहानी का हिस्सा बन सकते थे। डिज्नीलैंड की सफलता ने वॉल्ट डिज्नी की विजन को साबित कर दिया, और वॉल्ट की एम्बिशंस अभी भी खत्म नहीं हुई थीं। वॉल्ट डिज्नी ने टेलीविजन की पावर को भी जल्दी समझ लिया। 1950s में टेलीविजन तेजी से अमेरिकन होम्स का हिस्सा बन रहा था। वॉल्ट ने इसे सिर्फ एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म नहीं माना। उन्होंने टेलीविजन को स्टोरी टेलिंग का माध्यम बनाया। डिज्नी प्रोग्राम्स ने लाखों लोगों तक डिज्नी ब्रांड को पहुंचाया। अब डिज्नी की दुनिया सिर्फ कार्टून्स देखने वाले बच्चों तक सीमित नहीं रही। परिवार, टेलीविजन, फिल्म्स, थीम पार्क्स, मर्चेंडाइजिंग, सब धीरे धीरे एक इकोसिस्टम में बदलने लगे। यही वॉल्ट डिज्नी की सबसे बड़ी बिजनेस समझ में से एक थी। वह सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बनाते थे, वह एक पूरी दुनिया बनाते थे। मिकी माउस अकेला प्रोडक्ट नहीं था, उसके साथ स्टोरीज थीं, फिल्म्स थीं, मर्चेंडाइज था, थीम पार्क्स थे, टेलीविजन था, और सबसे महत्वपूर्ण, एक इमोशनल कनेक्शन था। लोग डिज्नी को सिर्फ खरीदते नहीं थे, वे डिज्नी की दुनिया का हिस्सा बनना चाहते थे। 1960 के दशक में वॉल्ट डिज्नी की विजन और भी बड़ी हो चुकी थी। अब उनका सपना फ्लोरिडा तक पहुंच चुका था। वह एक विशाल फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट की योजना बना रहे थे, एक्सपेरिमेंटल प्रोटोटाइप कम्युनिटी ऑफ टुमारो, जिसे संक्षेप में एपकॉट कहा गया। यह सिर्फ एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट नहीं था। वॉल्ट एक प्लान्ड फ्यूचरिस्टिक कम्युनिटी की कल्पना कर रहे थे। टेक्नोलॉजी, अर्बन प्लानिंग, ट्रांसपोर्टेशन और बेहतर भविष्य। लेकिन वॉल्ट इस विजन को पूरी तरह देख नहीं पाए। 1966 में वॉल्ट डिज्नी की मृत्यु हो गई। उनकी उम्र सिर्फ 65 वर्ष थी। एक इंसान जिसने एक छोटा एनिमेशन स्टूडियो शुरू किया था, दुनिया की सबसे प्रभावशाली एंटरटेनमेंट लेगेसीज में से एक छोड़ गया। वॉल्ट डिज्नी की मृत्यु के बाद उनकी बनाई हुई कंपनी रुकी नहीं। डिज्नीलैंड चलता रहा, नई फिल्म्स आती रहीं, टेलीविजन बढ़ता रहा, थीम पार्क्स का विस्तार हुआ, और वॉल्ट की कल्पना से निकला डिज्नी ब्रांड आने वाले दशकों में दुनिया भर में फैलता गया। लेकिन वॉल्ट डिज्नी की सबसे बड़ी लेगेसी शायद कोई कैरेक्टर या कोई बिल्डिंग नहीं है। वह एक सोच है, एक ऐसा विचार कि अगर दुनिया आपको बताए कि आपका सपना असंभव है, तो इसका मतलब यह नहीं कि सपना गलत है। वॉल्ट डिज्नी ने असफलता देखी। उन्होंने अपनी पहली एनिमेशन कंपनी खोई, उन्होंने अपना कैरेक्टर खोया, उन्होंने फाइनेंशियल प्रेशर देखा, उन्होंने क्रिटिसिज्म देखा, उन्होंने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स देखे, लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं छोड़ी, कल्पना। आज मिकी माउस दुनिया के सबसे पहचाने जाने वाले फिक्शनल कैरेक्टर्स में से एक है। डिज्नीलैंड और डिज्नी के दूसरे पार्क्स करोड़ों लोगों को आकर्षित करते हैं।
और डिज्नी का नाम एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक विशाल ब्रांड बन चुका है। लेकिन इस पूरी कहानी को अगर एक सेंटेंस में समझना हो तो शायद वह यही होगा, वॉल्ट डिज्नी ने कार्टून नहीं बनाए, उन्होंने लोगों को सपने देखने की वजह दी। एक छोटे से शहर का वह लड़का जो कभी कागज पर चित्र बनाया करता था, उसने ऐसी दुनिया बना दी जिसमें आज भी करोड़ों लोग अपने बचपन की झलक देखते हैं। और शायद यही वॉल्ट डिज्नी की असली सफलता थी। पैसा नहीं, फेम नहीं, बल्कि एक ऐसा सपना जो उसके जाने के बाद भी जिंदा रहा।